नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम घर पर, जहां पर कि हम जो सीरीज चला रहे हैं वो हमारी है उत्तर प्रदेश फाउंडेशन क्लास। क्या उत्तर प्रदेश फाउंडेशन क्लास? इसमें हम आपको उत्तर प्रदेश के इस समय इन क्लासेस में जिलों के बारे में बता रहे हैं और जिलों के बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम आप सबको सब तक डिलीवर कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। आप सब बस हमारा हमारे साथ बने रहिए। आप, आपका अपना चैनल है, आप चैनल के साथ बने रहिए और सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए। और तब क्या करेंगे कि सभी लोग शेयर करेंगे अपने मित्रों में, जो भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो आपका यूपीपी हो गया, चाहे वो आपका यूपी कांस्टेबल हो गया, चाहे वो आपका यूपीएसआई हो गया, चाहे वो आपका यूपी आरओ एआरओ हो गया, यूपी पेट हो गया, या फिर आपका यूपी टीईटी हो गया। मतलब जिस भी एग्ज़ाम्स में उत्तर प्रदेश विशेष से प्रश्न आते हैं, उन सभी के लिए ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। कोई ऐसा नहीं है कि ये इस क्लास को सिर्फ यूपीपी वाला ही पढ़े या फिर यूपी आरओ एआरओ वाला ही पढ़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्लास उन सभी के लिए है जो एक किसी ऐसे एग्जाम में बैठेंगे जिनका कि उत्तर प्रदेश से वहाँ पे प्रश्न आते हैं उस एग्जाम में, तो उन सभी के लिए ये क्लास इम्पॉर्टेंट है। आज आपके लिए एक जानकारी है, वो जानकारी ये है कि आज कल यानी कि 1 मई से यूपी ट्रिपल एस सी ने एक मेंस लॉन्च किया है। वो है आपका क्या नाम, एजीटीए यानी कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट। अब आप ये समझिए कि जो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का फॉर्म आया है वो आपका पीईटी के बेस पे है। तो पीईटी तो आपका हो गया, मतलब प्री हो गया। तो अब जो एग्जाम है वो मेंस है और इसमें लगभग 3500 वैकेंसी हैं, 3400 कुछ वैकेंसी हैं, तो मान के चलिए आप 3500 इसमें वैकेंसी हैं। एक अच्छा खासा चांस है और ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस एग्जाम में 20 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यूपी जीए के आएंगे। क्या यूपी जीएस जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे। अब अगर आपने यूपी जी के सही से पढ़ा है, यूपी के बारे में सही से पढ़ा है, आपकी नींव मजबूत है, तो आप उस पर आराम से बिल्डिंग बना सकते हैं। तो आपको ये क्लासेज एजीटीए वालों के लिए बहुत 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 ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं और हम ऐसी उम्मीद करते हैं, ऐसा सोचते भी हैं कि जो भी एजीटीए का एग्ज़ाम दे इन क्लासेस को देखे और हम उम्मीद करेंगे कि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं उन 20 क्वेश्चन में से इन क्लासेस से मिले और आप अपने स्कोर को इन्हेंस कर पाएँ। एक जानकारी ये कि आपके जो इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 1 मई से स्टार्ट हो गए हैं और इसकी जो लास्ट डेट है एग्ज़ाम की वो है आपकी 31/5/2024 तक फॉर्म फिल करने की। तो इसमें जो है आप इसको देखें और इस वैकेंसी पे हम आपको एक डिटेल में जानकारी लेकर के वीडियो पे एक 5 से 6 मिनट का वीडियो बना के आपको बताएँगे कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या-क्या प्रोसेस है, वैकेंसीज़ की क्या कि मतलब जनरल की कितनी है, कि ईडब्ल्यूएस की कितनी है। इस तरह का हम आपको पूरा एक वीडियो 5 से 7 मिनट का बना कर देंगे। किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपका, कितने मार्क्स होंगे, क्या होगा, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन तो आपको पता लग ही गया होगा कि एज ही है, इसका मतलब है आपका एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। बाकी जानकारी हम आपको डिटेल में बताएँगे। तो इसी के साथ में हम आगे की तरफ बढ़ेंगे अपनी क्लास की ओर। और उससे पहले आप सभी लोग वीडियो को शेयर अवश्य करें और जो भी लोग एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं या उनके जानने में कोई आसपास के एजीटीए की तैयारी कर रहा है तो उसे अपने इस चैनल के बारे में अवश्य बताएं और उसे जोड़ें, जिससे कि उनको लाभ मिल सके। आज की हमारी चौथी क्लास है, शुरू करेंगे। देखेंगे आज का हमारा पहला जिला कौन सा होगा। तो आज का हमारा पहला जिला है आगरा। क्या? आगरा। जैसा कि हम जिलों के बारे में पढ़ रहे थे कल, जहाँ तक जिले हो गए थे उसके आगे के जिले हम आज क्लास में लेकर के आपके लिए आए हैं। तो आज हमारा जिला है आगरा। क्या है? आगरा। और आगरा बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐतिहासिक घटनाएं कई सारी हुई हैं, कई सारी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं। आपका वास्तुकला से रिलेटेड यहाँ पे बहुत कुछ है, जैसे आपका फतेहपुर सीकरी हो गया, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया। तो इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। तो इस तरह से आपका जो आगरा ज़िला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है।
अब देखेंगे सबसे पहले आगरा में प्रमुख पर्यटन स्थल और ऐतिहासिक स्थल कौन से हैं। प्रमुख पर्यटन स्थल कौन से हैं और ऐतिहासिक स्थल कौन है। तो पहला तो है आपका एतमादुद्दौला का मकबरा। क्या? एतमाद-उद-दौला का मकबरा। आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा एग्जामिनर कि एतमाद-उद-दौला का मकबरा कहाँ स्थित है, तो आपको ऑप्शन लगाना होगा क्या? आगरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ताजमहल, ये तो आप सभी को पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ताजमहल आगरा में है। लाल किला, फतेहपुर सीकरी। अब जो ये लाल किला है, अब ये आपके लिए कंफ्यूजन तैयार कर सकता है। ये आपके लिए कंफ्यूजन तैयार कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि एक लाल किला दिल्ली में भी है और एक लाल किला आपका कहाँ पर है? एक लाल किला आपका आगरा में भी है। तो जो आगरा वाला लाल किला है, तो आगरा वाला लाल किला है, इसका निर्माण कराया था मुगल बादशाह अकबर ने। किसने? मुगल बादशाह अकबर ने। किसने कराया था? मुगल बादशाह अकबर ने। ठीक है, इसका निर्माण कराया था आपका मुगल बादशाह अकबर ने। पेंसिल थोड़ा सा पतली कर लेते हैं। मुगल बादशाह अकबर ने जो आगरे का लाल किला है इसका निर्माण कराया था। फिर जो दिल्ली वाला लाल किला है उसका निर्माण किसने कराया था? जो दिल्ली वाला लाल किला है, दिल्ली वाला लाल किला, इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण आपका कराया था किसने? शाहजहां ने। किसने कराया था आपका? शाहजहां ने। इसका निर्माण आपका कराया था शाहजहां ने। किसने कराया था आपका? शाहजहां ने। तो आपको इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है और याद रखना है, जो आगरा वाला लाल किला है उसको, उसका निर्माण अकबर ने कराया, और जो दिल्ली वाला लाल किला है उसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। अब जो अब अगला है आपका फतेहपुर सीकरी। क्या है? फतेहपुर सीकरी। अब फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? ये भी प्रश्न पूछ सकता है। पहले तो पूछ सकता है फतेहपुर सीकरी कहाँ है, फिर पूछ सकता है फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब हुआ या किसने कराया। तो जो फतेहपुर सीकरी है आपका, इसका निर्माण भी किसने कराया? मुगल बादशाह अकबर ने। किसने कराया? अकबर ने। अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण, और ये कब कराया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। किसमें? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। आपका फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने? मुगल बादशाह अकबर ने। तो ये देखा हमने इसका ऐतिहासिक स्थल और पर्यटन स्थल जो भी हैं इनको मैंने देख लिया। और जो फतेहपुर सीकरी है ये आपकी मुगल वास्तुकला में है। किसमें है? मुगल वास्तुकला में है, क्योंकि अकबर क्या था? अकबर एक मुगल बादशाह था। अगला है हमारा पॉइंट, अगला पॉइंट हमारा है एक जिला एक उत्पाद। तो जो आगरा है, आगरे का एक जिला एक उत्पाद मतलब ओडीओपी क्या है? तो आपका ओडीओपी है। ओडीओपी आपका है चमड़ा उत्पादन। क्या है? चमड़ा उत्पादन। अगला पॉइंट है आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी के में किया। तत्पश्चात इसे अपनी राजधानी बनाया था। अब जो आगरा शहर की स्थापना है, इसे 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और सिकंदर लोधी ने बाद में क्या किया था? इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। क्या कहा था? अपनी राजधानी भी बनाया था। और 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। तो आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। अगला पॉइंट है आगरा शहर 1836 से 1858 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश की राजधानी रहा। कब? 1836 से लेकर के 1858 तक जो आगरा है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी रहा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। लेकिन 1836 और से 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी रहा आगरा। लेकिन जब ये आगरा राजधानी थी उस समय पे क्या था कि ये उत्तर प्रदेश राज्य नहीं था। उस समय क्या था? ये उत्तर पश्चिम प्रांत। अपने प्रदेश का नाम क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत। हम जब आपको डिटेल में पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कब से कब तक हमारे प्रदेश का नाम क्या रहा, फिर कब से कब तक क्या बदल के हुआ, फिर कब से कब तक क्या रहा। अब जो वर्तमान में जो आप नाम देख रहे हैं ये कब से अब आज तक चलता आ रहा है। ये चीज हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे आगे क्लासों में। अगला है आपका पॉइंट
शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल तथा मोती मस्जिद स्थापत्य कला के सर्वश्रेष्ठ नमूने। अब देखिए, शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल, ताजमहल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। और जो आगरा में मोती मस्जिद है, इसका भी निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। ये क्या है? स्थापत्य कला के क्या है? सर्वश्रेष्ठ नमूने हैं। तो आपको याद रखना है कि ताजमहल और मोती मस्जिद का निर्माण आगरा में किसने कराया? तो आपके शाहजहां ने कराया था। अगला पॉइंट है, ताजमहल, लाल किला और फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया। तो यूनेस्को है, तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कौन शामिल है? आपका ताजमहल शामिल है, आपका लाल किला शामिल है। कौन सा? आगरे वाला। दिल्ली वाले की हम अभी बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं, इसलिए हम उत्तर प्रदेश की ही बात कर रहे हैं। ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी जो है, ये कहाँ पर धरोहर, कौन सी धरोहर में शामिल? यूनेस्को की विश्व धरोहर में ये शामिल है। अब देखिए, ये जो आपका है यूनेस्को, क्या? यूनेस्को। थोड़ा सा जानकारी आप यूनेस्को के बारे में लें। यूनेस्को आप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और आपके एग्जाम्स में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछा जाता है। या तो उसका हेडक्वार्टर पूछ लेता है, या फिर आप उससे हेड पूछ लेता है, या फिर आपकी उससे स्थापना पूछ लेता है, तो आपसे पूछ लेता है। तो अब जो यूनेस्को है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो आज ये जो यूनेस्को है, यूनेस्को की स्थापना हुई थी आपकी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। किसके स्थान पर हुई थी? तो 1945 में यूनेस्को की स्थापना हुई थी लीग ऑफ नेशंस। किसकी? लीग ऑफ नेशंस इंटरनेशनल कमेटी ऑन इंटेलेक्चुअल कॉर्पोरेशन, एक संगठन था जिसके जगह पे यूनेस्को की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। तो यूनेस्को की स्थापना 1945। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है आपका फ्रांस, पेरिस में। पेरिस, फ्रांस में। फ्रांस, पेरिस में। इसमें कुल सदस्य कितने हैं? तो आपके यूनेस्को में टोटल 194 मेंबर हैं। 194 की क्या है? आपके 194 मेंबर है, किसमें? यूनेस्को में शामिल है। तो इस तरह से आपको यूनेस्को के बारे में इतनी जानकारी याद रखनी है, क्योंकि आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे, और अगला पॉइंट है, आगरा शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा शहर कहाँ बसा हुआ है? तो आगरा शहर जो है हमारा, वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में स्थित है। आगरा में कौन सा पक्षी विहार स्थित है? आपका जो सूर सरोवर है, वो आपका आगरा में स्थित है, सूर सरोवर पक्षी विहार। अगला आपका है चंबल वन्य जीव विहार। क्या? चंबल वन्य जीव विहार आगरा एवं इटावा में स्थित है। अब आप कहोगे आगरा एवं इटावा में स्थित है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है, आगरा और इटावा की जो सीमा लगती है, उसमें ये कुछ इस तरह से है, चंबल वन्य जीव विहार। तो इसमें क्या है, मान लीजिए इधर ये आगरा हो गया, इधर आपका इटावा हो गया, तो ये क्या हो गया? आगरा और इटावा में स्थित है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा, तो या तो वो आपको आगरा ऑप्शन में देगा, या फिर इटावा ऑप्शन में देगा, और दोनों देगा तो आप नीचे एक ऑप्शन देगा ए और बी दोनों। आपको इस तरह से याद रखना है। आगरा सिर्फ आएगा तो भी सही है चंबल वन्य जीव विहार के लिए, और इटावा आएगा वो भी सही होगा। तो आगरा से, आगरा जिले से आपको इतनी बातों को याद रखना है। चलेंगे अपने अगले जिले की ओर। तो हमारा अगला जिला है फिरोजाबाद। क्या? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद बहुत महत्वपूर्ण जिला है। इसके प्रमुख पर्यटन और ऐतिहासिक स्थल देखेंगे सबसे पहले। तो फिरोजाबाद के प्रमुख पर्यटन और ऐतिहासिक स्थल कौन सा है? चंदावर गेट, सूफी साहब मजार, और कोटा का किला। क्या? कोटा का किला। तो ये आपका कोटा का किला हो गया, चंदावर गेट हो गया, और सूफी साहब मजार, ये कहाँ पे है? ये आपका हो गया फिरोजाबाद में। अच्छा, यहाँ का हस्तशिल्प क्या है? यहाँ का हस्तशिल्प आपका है कांच की पाटरी। क्या? कांच की पाटरी यहाँ का हस्तशिल्प है। एक जिला एक उत्पाद क्या है फिरोजाबाद जिले का? तो आपका जो एक जिला एक उत्पाद है, वो है कांच के उत्पाद। क्या है? कांच के उत्पाद। फिरोजाबाद को क्या कहते हैं? फिरोजाबाद को सुहाग नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुहाग नगरी कहते हैं। फिरोजाबाद की चूड़ियों, फिरोजाबाद चूड़ियों के निर्माण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के निर्माण के,
जो हमारे घर में मम्मी हो गई, दीदी हो गई, बुआ हो गई, दादी हो गई, जो चूड़ियां पहनती है कांच की, इसका निर्माण कहाँ होता है? फिरोजाबाद में एक बहुत बड़े पैमाने पर होता है। और ये जो है अपने चूड़ियों के निर्माण के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। कौन? फिरोजाबाद। और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसीलिए इसे सुहाग नगरी भी कहा जाता है। अगला जिला है हमारा मैनपुरी। क्या? मैनपुरी। फिरोजाबाद के बारे में इतनी बातें याद रखेंगे और आगे आगे देखेंगे अपना जिला मैनपुरी। तो मैनपुरी में क्या है? समान पक्षी विहार। क्या है? समान पक्षी विहार। सब लोग याद रखेंगे कि समान पक्षी विहार कहाँ है। तो समान पक्षी विहार आपका मैनपुरी में है। महाराजा तेज सिंह का किला। किसका? महाराजा तेज सिंह का किला। ये कहाँ पे है? ये भी आपका मैनपुरी में है। च्यवन ऋषि है ये। च्यवन ऋषि। यहाँ पर आधा क्या है? च्यवन ऋषि। और क्या है? च्यवन ऋषि आश्रम। ये भी कहाँ है? ये भी मैनपुरी में। तो मैनपुरी में आपकी तीन चीजें हो गई, समान पक्षी विहार, महाराजा तेज सिंह का किला और च्यवन ऋषि का आश्रम। कहाँ पर है ये आपका मैनपुरी में है। अब मैनपुरी जो जिला है ये तंबाकू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका तंबाकू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जिला? मैनपुरी जिला। यह स्थित इसकी क्या है? ये गंगा और यमुना के दोआब, यानी कि गंगा यमुना का जो बीच का मैदान है वहां पे आपका मैनपुरी जिला स्थित है। तो मैनपुरी से आप दो तीन बातें याद रखेंगे, एक तो समान पक्षी विहार, च्यवन ऋषि आश्रम, महाराजा तेज सिंह और तंबाकू उद्योग। मैनपुरी से आगे बढ़ेंगे। मैनपुरी के बाद हमने अपना जिला लिया है मथुरा। क्या? मथुरा। तो मथुरा भी आपके लिए महत्वपूर्ण जिला है। अब देखें मथुरा में क्या है। मधुर सॉरी मथुरा में एक तो आपका गोवर्धन है। क्या है? गोवर्धन पर्वत है। गोकुल, वृंदावन, राधा कुंड, बरसाना, नंदगांव और बालादेव। अब बालादेव को ये क्या कहते हैं? दाऊ जी। जो दाऊ जी मंदिर है इसी को हम क्या कहते हैं? बालादेव कहते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ पे है? मथुरा जिले में आपको मिल जाएंगी। क्या? एक बार फिर से, गोवर्धन, गोकुल, वृंदावन, राधा कुंड, बरसाना, नंदगांव, बालादेव या फिर दाऊ जी मंदिर। तो ये आपका कहाँ पे है? मथुरा में है। अगला देखेंगे हस्तशिल्प। जो मथुरा है, मथुरा का हस्तशिल्प क्या है? गिलट के आभूषण। क्या? गिलट के आभूषण। उद्योग क्या है यहाँ का प्रमुख? प्रमुख यहाँ का उद्योग है पीतल की मूर्तियां। क्या? पीतल की मूर्तियां यहाँ का प्रमुख उद्योग है। ओडीओपी क्या है? आपका मथुरा का ओडीओपी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? सैनिटरी फिटिंग। क्या है? सैनिटरी फिटिंग। ठाकुर जी की पोशाक। ठाकुर जी मतलब हमारे कृष्ण भगवान। श्रृंगार मूर्तिकला और कंठीमाला। क्या? कंठीमाला, श्रृंगार मूर्तिकला, ठाकुर जी की पोशाक और सैनिटरी फिटिंग। ये कहाँ का ओडीओपी है? ये हमारा मथुरा जिले का ओडीओपी है। अगला पॉइंट है महाजनपद काल में मथुरा सूर्यसेन महाजनपद की राजधानी। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है कि महाजनपद काल जो था उसमें मथुरा जो थी वो हमारी सूर्यसेन महाजनपद की राजधानी थी। कि कौन से महाजनपद की राजधानी थी आपकी? तो ये जो मथुरा थी ये हमारे सूर्यसेन महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। कब? महाजनपद काल में। अगला पॉइंट अगला पॉइंट है मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मथुरा के लिए सूरसेन शब्द का प्रयोग किया था। अब जो ये सूरसेन शब्द है इसको मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तिका कौन सी पुस्तक में कहा था? इंडिका। तो एक तो ये आपका हो गया कि सूरसेन किसने कहा? मेगस्थनीज ने कहा। किस पुस्तक में कहा? तो इंडिका पुस्तक में कहा। और मेगस्थनीज की पुस्तक कौन है? इंडिका। क्योंकि आपके एग्जाम में पुस्तक और उनके लेखक भी पूछे जाते हैं। तो इंडिका पुस्तक के लेखक आपके कौन हो गए? मेगस्थनीज हो गए। याद रखेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है आपका स्वतंत्रता सेनानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म मथुरा में हुआ। इसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कहाँ पे हुआ आपका? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म आपका मथुरा में हुआ। अब मथुरा बसा कहाँ है? तो मथुरा आपका यमुना नदी के तट पर होता है। किस पे बसा है? यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। मथुरा के बारे में और देखेंगे। तो अगला पॉइंट है भारत का पहला हाथी अस्पताल मथुरा में खोला गया। कौन सा अस्पताल? आपने जानवरों का हॉस्पिटल होता है जिसमें कि गाय, भैंस, कुत्ता, सुअर ये सब चीजें। लेकिन हाथी है तो जानवर, लेकिन हाथी का इलाज उस हॉस्पिटल में नहीं हो सकता। तो क्या हुआ कि मथुरा में पहला हाथी अस्पताल खोला गया। कौन सा अस्पताल? हाथी अस्पताल खोला गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये भी आपका कहाँ पे है? आपका मथुरा में है। याद रखना है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, ये आपका मथुरा में है। अगला गौरक्षा अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका मथुरा में है। ये तो आप याद रखें, गौरक्षा कृष्ण जी का जन्म मथुरा में हुआ था। कृष्ण जी को क्या प्रीति, उन्हें गायें बहुत पसंद थी, तो आप ऐसे याद रखेंगे कि गौरक्षा अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पे है, मथुरा में है। अगला पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश का पहला बकरी प्रजनन प्रयोगशाला मथुरा में स्थित है। कहाँ, बकरी प्रजनन प्रयोगशाला कहाँ पे है आपकी, मथुरा में है। ये भी पॉइंट आप याद रखें। तो मथुरा जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, क्योंकि इसमें बहुत से महत्वपूर्ण क्या है, बिंदु हैं। अगला जिला देखेंगे, हमारा अगला जिला है अलीगढ़। क्या, अगला जिला है हमारा अलीगढ़। अलीगढ़ की विशेषताएं देखेंगे क्या है। तो अलीगढ़ जो है हमारा, तले नहीं, यहाँ पे ताले होना चाहिए। अलीगढ़ जो है हमारा ताले एवं हार्डवेयर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है अलीगढ़, तो अलीगढ़ जो है, अलीगढ़ जिला ये हमारा ताले और हार्डवेयर के लिए प्रसिद्ध है। 1524 में इब्राहिम लोदी ने 1524 में इब्राहिम लोदी ने इस शहर का नाम मोहम्मदगढ़ रखा। क्या, 1524 में क्या हुआ, जो इब्राहिम लोदी थे उसने इस शहर का नाम क्या रखा था, मोहम्मदगढ़ रखा था, जो कि वर्तमान में क्या है, अलीगढ़ है। अलीगढ़ को काल या कोयल नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता था पहले, काल कहते थे या फिर कोयल। तो अलीगढ़ का पुराना नाम काल या कोयल, याद रखेंगे। 1875 में स्थापित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रखा गया। जो हमारा जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1875 में। लेकिन इसका जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम क्या था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। लेकिन 1920 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। क्या, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। अगला है पॉइंट आपका, इसे तालों का शहर भी कहा जाता है। तो अलीगढ़ के ताले प्रसिद्ध है, इसलिए अलीगढ़ को क्या कहते हैं, अलीगढ़ को हम तालों का शहर भी कहते हैं। अगला जिला है हमारा एटा। क्या, एटा। एटा में क्या है, पटना पश्चिम बिहार। पटना पश्चिम बिहार कहाँ है आपका, एटा में है। और अतरंजी खेड़ा ये स्थान कहाँ पे है, ये भी आपका एटा में है। एटा का ओडीओपी क्या है क्या, घुंघरू, घंटी एवं पीतल उत्पाद। क्या, घुंघरू, घंटी एवं पीतल उत्पाद, ये कहाँ का ओडीओपी आपका, एटा का है। एटा के बारे में आगे देखेंगे। तो अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था, इन्हें तूतीय हिंद कहा जाता है, कहा गया था। इन्हें तूतीय हिंद कहा जाता है। जो अमीर खुसरो हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था, और इन्हें क्या कहा जाता था, तूतीय हिंद कहा जाता था। क्या, तूतीय हिंद। आपसे ऐसे भी पूछ लेगा कि तूतीय हिंद किसे कहा जाता था, आपके पास चार ऑप्शन होंगे, अमीर खुसरो या अकबर, आपसे बीरबल, टोंडरमल। तो आपको क्या ऑप्शन सही करना होगा, अमीर खुसरो। इस शहर की स्थापना पृथ्वीराज के वंशज राजा संग्राम सिंह ने की थी। तो एटा की स्थापना किसने की थी, पृथ्वीराज के वंशज थे कौन, राजा संग्राम सिंह ने एटा की स्थापना की थी। याद रखेंगे, पटना, एटा में क्या क्या है, पटना पश्चिम बिहार, अतरंज खेड़ा, ओडीओ भी आपका घुंघरू है, और अमीर खुसरो का जन्म है। इतनी बातें आप एटा से याद रखेंगे। और अगला हमारा जिला है कासगंज। क्या है, कासगंज। तो कासगंज का पुराना नाम काशीराम नगर। क्या, कासगंज का पुराना नाम काशीराम नगर। अब यह जिला जो है गंगा और यमुना के दोआब में स्थित है। किसमें, दोआब में स्थित है। दोआब में स्थित है कौन, कासगंज जिला। तो कासगंज जिले में कुछ ऐसा खास है नहीं, तो इसीलिए सिर्फ 2 ही पॉइंट है। अब आपको मुझे सभी जिले पढ़ाने हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको बताना है, नहीं तो आप कहेंगे सर आपने एक जिला छोड़ दिया, 74 ही पढ़ा है। इसलिए हम आपको पढ़ाएंगे, जब जितना आपसे वादा किया है वो पूरा वादा अपना निभाएंगे। तो अगला हमारा जिला है हाथरस। अगला हमारा जिला क्या है, हाथरस। तो हाथरस की क्या प्रसिद्ध है, हींग। क्या, हाथरस की हींग, जिसका कि आप दाल और रायते में तड़का लगा के खाते हैं। क्या, तड़का लगा के खाते हैं। तो हाथरस की क्या है, हींग। तो हाथरस का ओडीओपी क्या है, हींग ही है। हींग ही क्या है, हाथरस की ओडीओपी है। अगला पॉइंट है, 1997 में
अलीगढ़ और मथुरा जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर भगवान बुद्ध की माता महामाया के नाम पर एक नया जिला महामाया नगर बनाया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाथरस है, इसकी जब स्थापना हुई थी, ठीक है, या इसका जब गठन हुआ था, तो ये इसका नाम क्या था? महामाया नगर। क्या था? महामाया नगर। लेकिन 2012 में, तो सन 2012 में प्रदेश सरकार ने महामाया नगर का नाम बदलकर पुनः हाथरस कर दिया। क्या कर दिया था? हाथरस कर दिया इसका नाम। प्रसिद्ध कवि काका हाथरसी इसी जिले से संबंधित थे। कौन? प्रसिद्ध कवि, एक बहुत प्रसिद्ध कवि कवि थे जिनका नाम था काका हाथरसी। तो ये इसी जिले से संबंधित थे। याद रहेगा, काका हाथरसी, हाथरस से संबंधित थे। कहाँ से संबंधित थे? हाथरस से संबंधित। अगला जिला है हमारा, अगला जिला हमारा है बरेली। क्या? अगला हमारा जिला है बरेली। बरेली में क्या है? आला हजरत दरगाह। आला हजरत दरगाह कहाँ है? बरेली में है। बरेली का आपका एक जिला एक उत्पाद क्या है? बांस उत्पादन। क्या है? बांस उत्पादन। अब बरेली भी दो हैं, एक आपका है बांस बरेली और दूसरी आपकी है राय बरेली। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं आपकी बांस बरेली। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? राय बरेली, सॉरी बांस बरेली पढ़ रहे हैं, जो कि मुरादाबाद की तरफ पड़ता है। तो ये हमारी बांस बरेली। यहीं भी वो गाना है, झुमका गिरा ले बरेली की बाजार में। तो बरेली जाएंगे तो वहाँ पे एक झुमका चौराहा है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा झुमका टंगा हुआ भी है। याद रखेंगे, ये बांस बरेली है। तो इसका एक जिला एक उत्पाद क्या है आपका? बांस उत्पादन। अगला पॉइंट देखेंगे, महाजनपद काल में उत्तरी पंचाल राज्य की राजधानी अहिछत्र अहिछत्र के भग्नावशेष बरेली की आमला तहसील के रामनगर में मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? आमला तहसील के रामनगर में मिले हैं। इससे उत्तरी पंचाल राज्य की राजधानी क्या थी? अहिछत्र थी। क्या? अहिछत्र। आपको सिर्फ इतनी लाइन याद रखनी कि जो उत्तरी पंचाल राज्य था, उसकी राजधानी क्या थी? अहिछत्र थी। क्या थी? अहिछत्र थी। कब? महाजनपद काल में। अब बरेली बसा कहाँ है? तो हमने आपको बताया था कि बरेली कहाँ बसा है। बरेली आपका रामगंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। और जो मुरादाबाद है, मुरादाबाद भी आपका कहाँ है? मुरादाबाद। मुरादाबाद आपका कहाँ स्थित है? ये भी आपका रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला पॉइंट है, 1774 ईस्वी में बरेली को अवध के शासक ने अपने राज्य में मिला लिया। कब मिला लिया? 1774 में। तो आप याद रखिए कि जो बरेली है, इसे अवध के शासक ने अपने में मिला लिया था। थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसे आप सही कर लीजिएगा या सही से पढ़िएगा। फिर क्या हुआ? 1774 में इसे अवध अवध के शासकों ने मिला लिया, लेकिन 1801 में इसे क्या हुआ? इसे जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। किसको? बरेली को। तो बरेली से इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगला है हमारा जिला बदायूं। क्या? बदायूं। अब देखिए, बदायूं से ही सिर्फ आपको दो पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट है, अब्दुल कादिर बदायूनी का संबंध बदायूं से था। अब आप ऐसे ही याद रखेंगे, बदायूनी का संबंध बदायूं से। क्या? बदायूनी का संबंध बदायूं से। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध भी कहाँ से था? बदायूं से था। तो जो निजामुद्दीन औलिया थे और जो बदायूनी जी थे, अब्दुल कादिर बदायूनी, इनका संबंध कहाँ से था? इनका संबंध आपका बदायूं से था। अगला जिला है हमारा पीलीभीत। क्या? पीलीभीत। अगला जिला हमारा पीलीभीत है। पीलीभीत देखेंगे, पीलीभीत में क्या है? ऐतिहासिक स्थल राजा वेणु का टीला। क्या? राजा वेणु का टीला कहाँ पर है? आपका पीलीभीत में है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी कहाँ पे है? आपका पीलीभीत में है। इसका एक जिला एक उत्पाद क्या है? बांसुरी। क्या? बांसुरी। और याद रखेंगे, जो पीलीभीत जिला है, इसमें उत्तर प्रदेश के सबसे कम मेले लगते हैं। क्या लगते हैं? सबसे, आपको जब मेले पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे सबसे कम मेले। कम मेले। अब यहाँ पे दिमाग में क्लिक कर गया तो हम आपको बता दें, सबसे कम मेले आपके उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगते हैं? पीलीभीत में। और सबसे अधिक कहाँ लगते हैं? तो सबसे अधिक लगते हैं आपके मथुरा में। कहाँ पर? मथुरा में आपके सबसे अधिक मेले लगते हैं। सबसे
अधिक मेले आपके कहाँ लगते हैं? मथुरा में। और सबसे कम मेले आपके कहाँ लगते हैं? आपके पीलीभीत में। अभी अभी क्या जो पीलीभीत में एक महोत्सव होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम बांसुरी महोत्सव। क्या कहते हैं? बांसुरी। अगर आपसे कोई पूछ ले एग्जामिनर कि बांसुरी महोत्सव कहाँ पे होता है, तो बांसुरी महोत्सव आपका पीलीभीत जिले में होता है। एक जिला एक उत्पाद क्या है इसका? बांसुरी है। पीलीभीत को छोटा पंजाब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटा पंजाब। क्यों पीलीभीत को छोटा पंजाब क्यों कहा जाता है? पीलीभीत को छोटा पंजाब इसलिए कहा जाता है कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो जब विभाजन हुआ, तो जो जो लोग पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे और वो पाकिस्तान के एरिया में रह रहे थे, तो वो वहां से भाग के आए भारत में। तो क्या हुआ कि विभाजन के समय पे कुछ पंजाब से लोग भाग आए कि हम पाकिस्तान के मतलब जो सटी सीमा है पाकिस्तान से उसके आसपास नहीं। अब पाकिस्तान का हाल आप जानते ही हैं कि क्या है। तो इसलिए क्या था कि उस समय पे जो लोग माइग्रेट होकर के पाकिस्तान से आए थे, या फिर जो पाकिस्तान का एरिया जो पाकिस्तान को दिया गया था वहां से आए थे, तो उन लोगों को क्या किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा जो तत्कालीन गवर्नमेंट थी या तत्कालीन जो प्रशासन था उसने क्या किया था कि वहां से जो पंजाब एरिया था तो वहां पे पंजाबी लोग ही रहते थे, तो उनको ज्यादा संख्या में कहाँ पे बसा दिया था? पीलीभीत में। इसीलिए पीलीभीत को क्या कहा जाता है? इसीलिए पीलीभीत को क्या कहा जाता है? छोटा पंजाब। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत जनपद से होता है। अगर आपसे पूछे कोई कि गोमती नदी का जो उद्गम है वो कहाँ है, तो वो भी आपका पीलीभीत में है। और फुलहर झील कहाँ है? तो आपका फुलहर झील भी कहाँ है? फुलहर झील आपकी पीलीभीत में है। तो पीलीभीत से आपको इतनी चीजें याद रखनी है। अगला जिला देखेंगे। अगला जिला है हमारा शाहजहांपुर। क्या? शाहजहां। शाहजहांपुर के बारे में देखेंगे तो शाहजहांपुर क्या है? शाहजहांपुर में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल स्मारक, शहीद रोशन सिंह स्मारक। जो हमारे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जो क्रांतिकारी थे, शाहिद रोशन सिंह जी थे, उनके क्या है स्मारक कहाँ पे है? शाहजहांपुर में है। शाहजहांपुर की स्थापना दिलेर खान एवं शेर बहादुर खान द्वारा की गई थी। स्थापना इतनी महत्वपूर्ण नहीं है आपकी। तो अगला पॉइंट देखें। इतिहासकारों के अनुसार मुगल शासक शाहजहां के नाम पर इसके मुगल शासक शाहजहां के नाम पर इस जिले का नामकरण हुआ। किस शासक के नाम पर? मुगल शासक शाहजहां के नाम पर इस जिले का नामकरण हुआ था। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान आदि क्रांतिकारियों का जन्म शाहजहांपुर में हुआ। तो जो शाहजहांपुर की धरती है वो बहुत ही पवित्र धरती है, जहाँ पे कि ऐसे हमारे महान क्रांतिकारियों ने जन्म लिया, जिन्होंने कि हमारे देश की भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान गंवा दी। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान, ये सारे क्रांतिकारियों ने कहाँ जन्म लिया? आपके शाहजहांपुर की भूमि पर जन्म लिया। शाहजहांपुर जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित बांसखेड़ा में सम्राट हर्षवर्धन का ताम्रलेख प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? हर्षवर्धन का ताम्रलेख प्राप्त हुआ। कहाँ पे? शाहजहां। तो शाहजहांपुर से इतनी चीजें याद रखेंगे आप, और हम अगले जिले की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा अगला जिला है चित्रकूट। क्या? चित्रकूट। अगला जिला हमारा है चित्रकूट। अब चित्रकूट में क्या क्या है? तो चित्रकूट में आप देखेंगे तो आपका वाल्मीकि आश्रम है, राम घाट है, तुलसी स्मारक है, गणेश गणेश बाग है, आपका शबरी प्रपात है। क्या? वाल्मीकि आश्रम, रामघाट, तुलसी स्मारक, गणेश बाग और शबरी प्रपात, ये कहाँ पे है? ये आपके चित्रकूट में है। तो चित्रकूट का ओडीओपी क्या है? लकड़ी के खिलौने। क्या? लकड़ी के खिलौने। जो चित्रकूट है वो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, विंध्य पर्वत से घिरा हुआ है। चित्रकूट है आपका विंध्य पर्वत उसके चारों तरफ है। और किस नदी के तट पर है? मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। कौन? चित्रकूट। इस जनपद की स्थापना छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से की गई थी। इस जनपद की जो स्थापना हुई थी वो छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर की गई थी। तो चित्रकूट जिले से इतनी चीजें। अगला जिला है हमारा बांदा। क्या? बांदा। बांदा में क्या है? बांदा में आपका कालिंजर का किला सबसे महत्वपूर्ण। और बांदा से एक ये प्रश्न पूछा जाता है कि या तो आपका उसके ऑडियो भी पूछ दिया जाता है, क्योंकि ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण। क्या? सजर पत्थर। या फिर पूछा जाता है कि सजर पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन हो जाता है बांदा। कालिंजर का किला कहाँ है? ये भी बांदा में है। इसका हस्तशिल्प क्या है? ये आपका सजर पत्थर का जो कार्य है
ये हमारा बांदा का क्या है, हस्तशिल्प है। ओडीओपी भी क्या है आपका, सजल पत्थर है। अगला जिला, अगला जिला है हमारा हमीर, क्या, हमीरपुर। हमीरपुर में क्या है, मौदहा बांध या फिर मैहर मंदिर। मौदहा बांध और मैहर मंदिर आपका कहाँ पे है, हमीरपुर में। कहाँ पर है, हमीरपुर में है। कौन, मौदहा बांध और मैहर मंदिर। अगला है, अगला पॉइंट है, हमीरपुर की स्थापना कलजुरी वंश के शासक हमीर देव ने की थी। किसने, कलजुरी वंश के शासक हमीर देव ने की थी। किसकी, हमीरपुर की स्थापना। तो हमीरपुर की स्थापना किसने की थी, कलचुरी वंश के शासक हमीर देव ने की थी। यहाँ का एक जिला एक उत्पाद क्या है, जूते। क्या है, जूते, यानी कि शूज। क्या, शूज जो है आपका क्या है, हमीरपुर का एक जिला एक उत्पाद है। महाभारत काल में यहाँ का राजा शिशुपाल था, जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था। गलत लिख दिया यहाँ पे, जिसका वध जो है किसने किया था, श्री कृष्ण ने किया था। यह क्षेत्र कपास और सुपारी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, सुपारी। सुपारी जो जो आप पान मसाला में खाई जाती है, पान में खाई जाती है, या फिर आपकी जो पूजा में जो उपयोग में लाई जाती है, इस सुपारी का खेती कहाँ पे होती है, उत्तर प्रदेश के आपके हमीरपुर जिले में होती है। और हमीरपुर से इतनी चीजें याद रखेंगे, पढ़ेंगे अपने अगले जिले की ओर। तो अगला जिला हमारा है महोबा। क्या, महोबा। अगला जिला हमारा है महोबा। तो अगला जिला हमारा हो गया महोबा। महोबा में क्या है, महोबा में आपका है रहेलिया का सूर्य मंदिर। क्या, रहेलिया का सूर्य मंदिर, कीरत सागर ताल और विजय सागर। विजय सागर, कीरत सागर ताल और रहेलिया का सूर्य मंदिर, ये सब कहाँ पे है, आपके महोबा में है। महोबा का एक जिला एक उत्पाद क्या है, गौरा पत्थर उत्पाद। क्या, गौरा पत्थर उत्पाद, ये कहाँ पे है आपका, महोबा का एक जिला एक उत्पाद है। अब जो महोबा है, इसके इतिहास के बारे में अगर देखेंगे तो महोबा जो है 831 ईस्वी तक चंदेल राजपूत की राजधानी थी। फिर 13वीं शताब्दी के आरंभ में इस पर पुनः तुर्क शासकों ने अधिकार कर लिया। ठीक है, तो तुर्क शासकों ने अधिकार कर लिया था कब, 13वीं शताब्दी में। और 831 ईस्वी तक चंदेल राजपूत की क्या थी, ये राजधानी थी। महोबा को त्योहारों का शहर अथवा महोत्सव नगर भी कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्योहारों का शहर महोबा या फिर महोत्सव नगर। क्या, इसे महोत्सव नगर या फिर आपका त्योहारों का शहर कहा जाता है, किसे, महोबा। अगला है, यहाँ की गोरख पहाड़ी पर 24 जैन तीर्थंकर की प्रतिमा स्थित है। ये भी आपकी, ये पॉइंट भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है कि त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है, आपका महोबा को कहा जाता है। और आपसे ऐसे पूछ सकता है कि गोरख पहाड़ियां जो है वो कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि गोरख पहाड़ियां जो है वो आपकी महोबा जिले में पड़ती है। अच्छा, गोरख पहाड़ियों पर किस धर्म से संबंधित मतलब प्रतिमाएं पाई, आपसे दे देगा बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो आपको याद रखना है कि जो जैन तीर्थंकर थे 24, उनकी सभी की प्रतिमाएं वहां पर स्थापित है, किस पे, गोरख पहाड़ी पर। अगला है, यह क्षेत्र पराक्रमी आल्हा और उदल की कर्म स्थली रहा है। किसकी कर्म स्थली रहा है, आल्हा उदल। आपने अगर नहीं सुना होगा, आल्हा एक आल्हा खंड है। तो आल्हा खंड में क्या है, आल्हा और उदल की क्या है, वीरता दिखाई गई है, यानी कि वीरता का गायन किया गया है। आला उदल की कर्मस्थली क्या है, आला उदल की कर्मस्थली आपकी क्या है, महोबा। क्या है, महोबा। पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, ये कहाँ है, पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, ये भी आपका कहाँ है, महोबा में। और महोबा का पान जो है बहुत प्रसिद्ध है। इसीलिए क्या, इसीलिए देखिए अगले पॉइंट में आप कि महोबा के पान को जीआई टैग प्राप्त है, यानी कि महोबा का पान जो है प्रसिद्ध है, इसीलिए महोबा के पान को क्या प्राप्त है, आपका जीआई टैग प्राप्त है। अगला और लास्ट पॉइंट है, 2011 के अनुसार, यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार महोबा उत्तर प्रदेश का न्यूनतम, क्या, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जनपद है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो 75 जिले हैं, उनमें से जो महोबा जिला है उसमें सबसे कम जनसंख्या है। इसी के साथ में आप आज की क्लास आपने देख, अब क्या है कि आप आज की
क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे और अगली क्लास में हम और जो ज़िले हैं उनको लेकर के आपको बताने वाले हैं अपने अगले ज़िलों को। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। धन्यवाद, राधे राधे। और सभी लोग क्या करेंगे कि वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहेंगे।